वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह 32 बिहार जे इंटरव्यू का वीडियो पार्ट 68 है और कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने डिसाइड किया था लास्ट में करेंगे। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, आपकी हॉबी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए और व्हाट एग्जैक्टली हॉबी इज, और ऐसे तमाम लेडी जस्टिस स्टैट्यूट वो चेंज कर दिया गया। सूट की जगह संविधान की किताब को रख दिया गया है, तो पहले ब्लाइंड फोल्डेड और ये सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। उम्मीद है कि यह आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इस बार हम लोग 32 बिहार जे के लिए फ्री मॉक इंटरव्यू करा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें ये जो स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ 9262810582 पर अपना नाम BGS इंटरव्यू लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ जरूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। यह वीडियो सब्जेक्ट वाइज बनाए गए हैं। आप इस बात को समझिए कि हाई कोर्ट के माननीय जज साहब आपका इंटरव्यू लेंगे। आप जो आंसर देते हैं, जो किताबों से में पढ़ते हैं या नोट्स वाले, तो एक अप्रोच में अंतर होता है। अब स्टूडेंट एडिशन की किताबों या आपके नोट्स कितने इम्प्रेसिव होंगे और आप कितने इम्प्रेसिव तरीके से उसको बोल पाएंगे, यह एक अलग मसला है। हमने भी इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं उनके जो जवाब क्या हो सकता है हमने भी सजेस्ट किए हैं। तो ये वीडियो इसलिए बनाए गए हैं कि कम से कम समय में आप अपना बेहतरीन रिवीजन कर सकें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप फॉलो भी कर सकते हैं और चैनल को, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और इसे अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं इंटरव्यू का यह पार्ट। प्रॉब्लम होगा। स्पीकर साउंड हो रहा है क्या उधर? यस सर। आवाज डिस्टॉर्टेड। ठीक है, साउंड तो अच्छा आ रहा। ठीक है, नाउ बिगिन विथ रिकॉर्डिंग ऑन है। यस सर। व्हाट इज योर हॉबी? Sir, as such, there is no particular hobby. In my free time, I like to listen songs. Okay, so let me tell you about hobby. Hobby just a pleasant thing done during leisure time, free time. So अब फ्री टाइम किसके पास है आज के समय में? अब बच्चे का जन्म होता है, पेरेंट परेशान हो जाता है कि यह किसी तरीके से पढ़ लिख जाए, इसकी नौकरी लग जाए। मतलब when you are free from burden and responsibility you may have hobby, but every time when you are loaded with burden and responsibility, तो इन हालातों में हॉबी का होना, वो डायनासोर, ऐसा डायनासोर विलुप्त हो गया। तो जहाँ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड सिर्फ सरकारी नौकरी तक सिमट के रह गया है, जहाँ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर इशूज है, तो उन हालातों में फ्री टाइम होना और हॉबी का होना एक फैशन बन गया है एवरी इंटरव्यू में कि व्हाट इज योर हॉबी। जो लोग ये सवाल पूछते हैं इंटरव्यू बोर्ड में कि व्हाट इज योर हॉबी, शायद उनका कोई हॉबी है या नहीं है, यह भी अपने आप में एक सवाल है। एनीवे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। so far as a man who is hobbyless, अगर किसी का कोई हॉबी नहीं है, हॉबी है तो अच्छी पर्सनालिटी और हॉबी नहीं है तो बुरी पर्सनालिटी, आई थिंक दिस इज नॉट ए प्रॉपर टेस्ट टू असेस पर्सनालिटी ऑफ ए कैंडिडेट। क्योंकि टाइम ऐसा नहीं है, पुराने टाइम में लाइवलीहुड और एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन। लोग नौकरियों को छोड़कर खेती पे ध्यान देते थे। पुराने समयों में जमीनें इतनी थी, लोग कम थे कि दान में बहुत सारी जमीनें दे दी जाती थी। आज तो 1 इंच जमीन के लिए पता ना कितना खून खराबा हो जाए।
तो टाइम चेंजेस। अब नाउ अब हॉबी, तो हॉबी का अगर डिक्शनरी मीनिंग देखा जाए तो जो हम पास टाइम में अपने करते हैं, फ्री टाइम में करते हैं, इंजॉइंग। तो कोई नेट सर्फिंग करता है, अब नेट सर्फिंग में वो क्या करता है, डेट इज हिज पर्सनल। कोई तो हॉबी एज सच अगर, तो अब इन हालातों में अगर रियली ये कैंडिडेट है जो जेन्युइन हॉबी, आपका हॉबी है नहीं और आप जबरदस्ती का झूठ बोल दिया कि आपका ये हॉबी है, तो फिर तैयार हो जाइए उस हॉबी से। आपको अगर उनको लग गया कि आपने झूठ बोल दिया, हॉबी है नहीं और आपने हॉबी बता दिया, तो फिर अब क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाइए और झेलिए उनके क्वेश्चंस को। और अंजाम आगे क्या होगा, तब आप सोचिए कि क्या होगा आगे। तो और इसीलिए मैं सभी कैंडिडेट से यही अपील करता हूं कि चाहे जो हो जाए मंजूर है, लेकिन झूठ नहीं बोलना है। एक बार भी अगर उनको लग गया कि यह कैंडिडेट अभी जज बना नहीं और अभी से झूठ बोलने में पारंगत है, तो उनको सीधे यही लगता है कि यह अनफिट फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट, और वो भी एक कारण हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, आई एम नॉट श्योर कि व्हाट इज एग्जैक्ट रीजन of giving less than 35% mark. So that may be one of the possible reason that giving less than 35 or less than 35 आता है तो you are out, फिर तो कहीं रुकना ही नहीं है, आपका गया। तो first thing we must understand, either you have a hobby or you don't have a hobby. अगर हॉबी नहीं है तो tell frankly, no, I have no particular hobby, but whenever I get some time surfing or playing video game, और जो भी आप करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास हॉबी है तो आपको थोड़े ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे और हॉबी नहीं है तो नंबर कट जाएंगे। आई डोंट थिंक कि इस पैमाने पे इंटरव्यू होता है, नहीं। तो हॉबी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह एक स्पेशल सीरीज है, कॉम्प्लिकेटेड। इस सीरीज में क्वांटिटी में हम लोगों ने रखा है इसे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जहां पे बोथ व्यू पॉसिबल। तो बोथ व्यू पॉसिबल, तो उन हालातों में अगर आपका आंसर उनके व्यू से मैच नहीं करता तो फिर क्या होगा, नोबडी नोज। ये भी हो सकता है कि उनसे मैच नहीं भी करता तो भी आपको अच्छे नंबर मिल सकता है, और ये भी हो सकता है कि नहीं मैच करता तो आप अच्छे नंबर ना भी मिला। तो ऐसी सिचुएशन में एक कैंडिडेट को क्या करना चाहिए, फॉर कॉलेजियम सिस्टम, उदाहरण के तौर पर, तो मेंस के टाइम पे कॉलेजियम सिस्टम पढ़ा ही होगा, फर्स्ट जजेज केस और ये सारी जो वो आप रिवाइज, वो सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगे। और बाकी अब कॉलेजियम सिस्टम, अब मेंबर्स भी कभी कभी पूछ देते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो वैसी स्थिति में कि आप कह सकते हैं कि सर बोथ, there are two views, according to one that should be a collegium system, according to another that may not be collegium system. One says कि independence of judiciary is the basic feature of the constitution. If judges are appointed by the government, they should be influenced by the government interference, and they may not be independent and impartial. Impartial judiciary is very much necessary for rule of law and survival of democracy even.
according to this view, appointment of election commission, appointment of CBI director, appointment of other bureaucrats, appointment of ED chief. So it raises issues of concern, and in such a scenario, independence of judiciary is a condition precedent. मैं थोड़ा सा इसको टीचिंग मतलब आपका थॉट प्रोसेस जनरेट करने के लिए इतना लंबा आंसर नहीं होना चाहिए. इट इज लाइक ए टीचिंग. अब डिफिकल्टी क्या है कि मेंस हो या इंटरव्यू हो, जब तक आपकी उस सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी नहीं है तब तक आप मेंस में बेहतरीन नहीं लिख सकते. जब तक उस सब्जेक्ट पे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तब तक आप बेहतर बोल नहीं सकते. तो इन कारणों से एक लिमिटेड टीचिंग जरूरी है. टीचिंग के साथ साथ क्योंकि इंटरव्यू है कि आपको बोलना कैसे है, ट्रेनिंग भी जरूरी. तो इन्हीं कारणों से हम लोगों ने टीचिंग और ट्रेनिंग को भी इंक्लूड किया है मॉक में. अरे भाई अपनी मर्जी के तो बादशाह हम लोग भी हैं, जैसा चाहे अपने लिए रूल बना ही सकते हैं. तो और नॉट ओनली दैट, टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्लस डिक्टेशन भी. अब हम लोगों को लगता है कि भाई इससे स्टूडेंट को फायदा होगा तो इसलिए कर रहे हैं. तो अब नाउ इन सच ए सिनेरियो, independence of judiciary is must as protector and guarantor of the rights of the people. If judges are appointed by government, the danger is we may not have free, fair and impartial justice delivery system. Another view is that if the bureaucrats, UPSC, IS, IPS officers are appointed by free competition, why we should not have National Judicial Appointment Commission? ये आया था ना 124A amendment was brought into the constitution, was struck down into the case of Supreme Court Advocate on Bar Association versus Union of India. So the question is this, that whole selection process. अब now see the result of IS, IPS officer while remaining in service, how much they are free, fair and impartial. According to this view, they act not as an independent officer but an agent of the government. Now into democracy. Previously, the supreme law of the land was the wish of the king. राजा की इच्छा ही कानून हुआ करते थे. लोकतंत्र आया जिसने कहा राजा प्रजा सब एक समान, और संविधान में इसे इक्वलिटी बिफोर लॉ के तौर पे लागू किया गया. नो डिस्क्रिमिनेशन, राजा प्रजा सब एक समान. तो क्वेश्चन इज दिस कि पहले प्रजा के कोई अधिकार नहीं थे, राजा की मर्जी है
जिसको फांसी पे चढ़ा दे। मिडाइवल हिस्ट्री के पन्नों पे राजा भगवान का रूप होता। आप राजा के अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपका कोई अधिकार नहीं है। वो परंपराएं टूटी, लोकतंत्र का जन्म हुआ, मैग्ना कार्टा बना, प्रजा के अधिकारों को रिकॉग्नाइज किया गया, फंडामेंटल राइट का जन्म हुआ, ह्यूमन राइट का जन्म हुआ, संविधान बना, रूल ऑफ लॉ आया। और रूल ऑफ लॉ मीन्स rule of the law, not the rule of the ruler. And therefore ये आया कि none is above the law, none is above the constitution. So judiciary as protector and guarantor of the right of the people against the government excess. So if judiciary is not independent, dependent upon the government, then judiciary may not be free and fair while delivering a justice against the government. So therefore, independence of judiciary is must. तो ये एक बेसिक कुछ आउटलाइंस होगा दोनों व्यूज के लिए। बहुत ये एंडलेस, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इन टॉपिक पे। मतलब मेरे को जोश आ जाता है, जुनून। लेकिन अब ये इंटरव्यू का है, मैं काफ़ी लंबी वीडियोज, और वी नीड नॉट हैव टाइम, एनीथिंग एक्स्ट्रा इज नॉट परमिटेड। जितनी जरूरत है बस उतनी। एक थोड़ा सा मैंने आपके आर्टिकल में कुछ इनपुट्स दे दिया। अब व्हाइल इनिशिएटिंग कजल्स ऑन, जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो अगर आपसे पूछ दिया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या कॉलेजियम सिस्टम, तो अगर एक हाई कोर्ट के जज साहब के सामने आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज मस्ट एज ए गारंटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ राइट ऑफ द पीपल एंड फॉर द रूल ऑफ लॉ, तो क्या उनको ये आंसर बुरा लगेगा? नहीं। तो एवरीथिंग इज कॉमन सेंस। अब आपका कॉमन सेंस क्या कहता है वो आप तय कीजिए। तो आंसर आप ऐसे कहें, मेंबर आपको क्रिटिसाइज करेंगे, कॉलेजियम्स ये भी पूछ देंगे कि कॉलेजियम सिस्टम कितना सही है कितना गलत, क्या संविधान में इसके बारे में कुछ कहा गया है या कॉलेजियम सिस्टम इटसेल्फ। अब व्यू तो ये भी है कि कॉलेजियम सिस्टम संविधान की देन नहीं है। तो कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरी फ्यूचर रिक्वायरमेंट का आंसर नहीं दे सकता। What will be required into the future, that depends upon necessity of the time. तो मेंबर्स को आपत्ति हो सकती है या मेंबर्स भी हो सकते हैं कि इन फेवर ऑफ कॉलेजियम सिस्टम हो या अगेंस्ट हो। तो हमें इस पे लेक्चर नहीं देना, इंटरव्यू देना है कि बोथ व्यूज आर पॉसिबल, बट सो फार एज आई थिंक independence of judiciary is must as protector and guarantor of right of the people against the government excess आपको वहां पे इंटरव्यू में जवाब देना है, वहां डिबेट नहीं करना है। आप किसी से बहस करके उनको प्रसन्न कर पाएंगे? अगर मैं सवाल पूछूं, अगर आप किसी से बहस करते हैं तो बहस करके किसी को प्रसन्न कर पाएंगे?
No, sir. आप किसी से अगर डिबेट करते, आपका नेटवर्क How do I consent? आपका नेटवर्क डिस्टर्ब है थोड़ा, आपका नेट इज Yes, डिस्टर्ब। sir. हाँ अब ठीक है, हटा दो थोड़े देर के लिए स्पीकर वगैरह, थोड़ा दिक्कत हो रहा। तो बहस करके वहां पे स्टूडेंट से गलती क्या हो जाती है कि या तो चुप रह जाएंगे या डिबेट कर बैठेंगे। तो ये दोनों ही चीजें गलत है, चुप रहना भी अच्छा नहीं है और डिबेट करना तो बहुत ही बुरा है। अरे 10-12 मिनट का आपका जिंदगी का वो, दे आर मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी ड्यूरिंग दैट टाइम। तो आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हाईलाइट करें। either that independence is achieved through collegial either that independence is achieved through collegium system or it is achieved through governmental appointment. Only time will tell it. तो ये तो हो गया आपका कॉलेजियम सिस्टम पर। अब नाउ एक आजकल constitutional morality। अब what is morality? Morality is the knowledge of right and wrong as per the social and mental attitude of a given society. अब फॉर एग्जाम्पल न्यूडिटी into the Indian society may be moral, but into some other society it may not be moral. So morality is dependent upon mental attitude of a society. It may be classified into social wrong or social right. What to do and what not to do. Up now coming to the interpretation, this is the morality. So constitutional morality is do the things mentioned in the constitution and don't the things which are not mentioned into the constitution, following the constitution in its true letter and spirit. Following the constitution in its true letter and spirit is known as constitutional morality. सबसे पहले ये ग्रोथ के द्वारा यूज किया गया था दिस वर्ड, एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज द फर्स्ट इंडियन टू यूज दिस वर्ड। Constitutional morality means adherence to constitutional norms, commitment to constitutional values, encouraging diverse and inclusive society, balance between freedom and restraint, रूल। अब जैसे कुछ इंस्टांसेज हम लोग देख लें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के, लिख लो हेडिंग में इंस्टांसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। द utmost morality is the rule of law, social justice, right to equality,
individual liberty, due process of law, procedure established by law and due process of law. Due process of law is the constitutional morality. Yes, sir. Freedom of speech and expression is the directive principles are constitutional morality. ये कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? पीटी में पूछा जाता है. फंडामेंटल राइट, चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स आर कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. And who said Article 32 is soul of the Constitution? Dr. B.R. Ambedkar, sir. हाँ. और इसके बाद एक लाइन और लिख लो, इसको खत्म करेंगे. Constitutional morality includes principle and values underlying the Constitution. Principle and values underlying the Constitution that guides action of both government and citizens. अगर पूछा जाए कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तो वहां आप डिबेट करने नहीं गए और लेक्चर देने नहीं गए. आपको एक ही लाइन कहना है कि प्रिंसिपल एंड वैल्यूज अंडरलाइंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच गाइड्स द एक्शंस ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स. इसमें और थोड़ा सा मैं इनपुट दे दूं. लिखो जॉर्ज ग्रोट ब्रिटिश स्कॉलर 19th सेंचुरी में पहली बार उसने किताब लिखा था 12 वॉल्यूम में, और उसमें इस शब्द का जिक्र किया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. और ग्रोट के हिसाब से जो उसने डिफाइन किया, पैरामाउंट रेवरेंस फॉर द फॉर्म्स ऑफ द Constitution of the land. Dr. B.R. Ambedkar is the first Indian to use this word first time. अब कुछ थोड़ा सा मैं ये यहाँ पे दे दूं इनपुट. केशवानंद भारती केस, फंडामेंटल राइट केस किसे कहते हैं? केशवानंद भारती. तो इसमें
केशवानंद भारती केस में भी constitutional morality is one of the basic feature of the constitution. It was upheld. फर्स्ट जजेज केस के नाम से किसको जानते हैं? एसपी गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि constitutional breach is severe violation of constitutional morality। मतलब संविधान के अनुसार काम नहीं करना is severe violation of constitutional morality। सर फिर से वो स्टेटमेंट रिपीट करेंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ब्रीच constitutional breach is severe violation of constitutional morality। अगला एक केस लिखो, मनोज नरूला वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट सेट constitutional morality means to bow down to the norms of the constitution। सबरीमाला केस was pronounced सबरीमाला जजमेंट। क्या केस का नाम था? इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेज स्टेट ऑफ केरला यूनियन ऑफ इंडिया। केरला से लिख लो सबरीमाला। अब धार्मिक मान्यताएं थी कि अगर कोई महिला पीरियड में है तो सीज अपवित्र और वो भगवान के दर्शन नहीं कर सकती और एंट्री ऑफ वुमेन वाज बार्ड। तो एक सवाल था कि इन द इवेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन, महिलाओं का मंदिर में एंट्री बैन था, तो अब क्वेश्चन वाज दिस कि इन द इवेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन पब्लिक मोरालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इक्वालिटी बिफोर। अब ये शॉर्ट में हमें करना चाहिए, अब मैं यहाँ पे लंबा होता जा रहा। अब है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं अपने स्टूडेंट को प्रॉपर्ली गाइड नहीं करूं तो मोरालिटी ऑफ ए टीचर रिस्ट्रिक्ट में, कि अगर मैं प्रॉपर तरीके से अगर गाइड नहीं कर पाया तो फिर मैं कैसे आपसे उम्मीद करूंगा प्रॉपर आंसर देने का। तो लेट अस हैव सम एक्सक्यूज। थोड़ा सा इस टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा, ज्यादा नहीं डिस्कस, थोड़ा सा ही। तो अब नाउ that may be a religious sentiment, but equality, you are degrading a woman only because of medical reasons. Periods is not an offense, that is a medical and biological process of the body.
अब कोई पवित्र है, इम्प्योर है या प्योर है, that cannot be decided on that basis, and that is violative of rule of the law, that is violative of the equality before law. So resulting into passing of the famous historic judgment Sabrimala. The question is this, we have to be guided by either law or we have to guide it either by the ethics. एथिक्स में हो सकता है, एथिक्स तो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस जो चलते आ रहा है, डिपेंडेंट अपॉन द सोशल मेंटल एटीट्यूड ऑफ ए गिवन सोसाइटी. कमिंग टू द एडल्ट्री जजमेंट, पति परमेश्वर ही होता है और परमेश्वर से आपने इजाजत ले लिया तो एडल्ट्री इज नॉट द ऑफेंस, और परमेश्वर साहब की इजाजत नहीं मिले तो एडल्ट्री वाज ऑफेंस. कौन से केस में इसको ओवररूल किया गया? जोसेफ साइन वर्सेस. हाँ, तो जो बड़ा यूनिक सा डेफिनेशन दिया हुआ था कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स बिना हस्बैंड के इजाजत के है तो एडल्ट्री होगा, अदरवाइज नहीं होगा. So on the basis of constitutional morality, the Supreme Court said कि wife cannot be treated as a chattel. Husband is not the master of the wife. अब चाहे उसका जो भी wrong interpretation जिस तरीके से हुआ, तो Supreme Court upheld the spirit of constitutional morality and struck down and decriminalized. ये कहना उचित नहीं होगा कि decriminalized adultery from the penal statutes. Coming to homosexuality, अब नाउ ये कौन से केस में LGBT जजमेंट के नाम से कौन सा केस जानते हैं? No. ना तो चलो अब याद करके बताना, मैं आंसर नहीं दूंगा. इसको थोड़ा रिसर्च, अब इतना बेसिक सारी चीजें अब पूछा जाए और ये सारे भूल जाओ, तो रिसर्च करना और बताना. नेक्स्ट सेशन में पूछ. अब नाउ द टॉपिक रिलेटेड टू सेक्स may be unethical, may be immoral. अब now same sex intercourse does not cause any adverse effect as per medical science. सेक्सुअल इंक्लाइनेशन इज ए चॉइस. अगर हम पब्लिक मोरालिटी में रहते तो होमोसेक्सुअलिटी वुड हैव बीन कंटिन्यूड टू बी ट्रीटेड एज एन ऑफेंस. If we would have been guided by principle of public morality, but we refuse to accept public morality and we allowed to prevail constitutional morality, resulting into decriminalization of homosexuality on the basis of rule of law, on the basis of supremacy of the Constitution. A man has freedom either to A man has freedom for his sexual preference. If sexual preference of a man is not according to the ethics
if sexual preference of a man is not according to morality, then it would be an offense, is arbitrary. So constitutional morality is such a big chapter. This is endless chapter. In the event of law and emotions, क्या let the emotion prevail over law or let the law prevail over emotion? Sir, let the law prevail over emotion. हाँ, तो मतलब दीज आर अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मुझे आई डू नॉट, अब एक शब्द हो रहा है जुडिशियल मोरालिटी. व्हाट इज जुडिशियल मोरालिटी? बीइंग इम्पार्शियल. हम And impartial. हाँ, FFI मतलब ये सब कोड है. FFI, अब इंटरव्यू का प्रेशर होगा, फ्री फेयर, अरे तीसरा क्या भूल गया, तो FFI, फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल. तो ये लेक्चर के तौर पे या डिबेट के तौर पे एक अच्छा टॉपिक हो सकता है. तो कैंडिडेट को यह एडवाइजरी दी जाती है कि भैया आप वहां इंटरव्यू में जवाब देने गए हैं, आप वहां डिबेट करने नहीं गए हैं. आप वहां डिबेट कीजिएगा कि जवाब दीजिएगा एज ए कैंडिडेट. आपसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने केवल आपको इनपुट दिया है फॉर द पर्पसेज ऑफ बूस्टिंग योर अंडरस्टैंडिंग, और बहुत ही लिमिटेड, इतना ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें. तो अगर एक लाइन में हम इसको कहें, adherence to the constitutional norms both by government and its citizen, एक लाइन में, तो यह कैसा आंसर रहेगा? आई डू नॉट नो. फिर वही मेरे पे भी लागू हो जाएगा, नेमो जुडेक्स इनको वजह से हुआ. यह कैसा आंसर रहेगा? ठीक है, शॉर्ट, इजी टू रिटेन. अब मान लीजिए मैं कॉम्प्लिकेटेड आंसर दूं और आप रिटेन नहीं कर पाए, बोल नहीं कर पाए, तो फिर तो खा गए तो फिर हाँ क्रॉस क्वेश्चन. हाँ हाँ. तो है ये जो, और क्वेश्चन इज दिस कि ऐसी सिचुएशन जहां पे दो आंसर पॉसिबल है. अब नाउ पेंडेंसी ऑफ द केसेस. यस सर. जस्टिस डिलेड इज जस्टिस, वो सब तो हम लोगों ने कर लिया किसी वीडियो में. कंगारू जस्टिस, कंगारू ट्रायल, वो सब किया है नहीं किया? शायद किया है किसी डिस्क्राइब करते हुए बता रहे थे कि हाँ. ट्रायल फैक्ट्स, सॉरी हाँ, फैक्ट्स होता नहीं है, आधी अधूरी पे लोग शुरू करते हैं. हाँ, जैसे कंगारू हवा में छलांग लगाता है जिधर मर्जी, तो वैसा. तो नाउ क्वेश्चन कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, यस सर. पेंडेंसी ऑफ केसेज, एरियर्स ऑफ केसेज. तो of course and absolutely correct, justice delayed is really justice denied. But equally important, it is not fair to blame judiciary for delay in justice. अगर साइकोलॉजिकली यह आंसर कैसा लगेगा बोर्ड को, जज साहब को? फिर से जाएंगे. अब पता नहीं अब क्या खुश होंगे कि नाराज होंगे कि क्या होगा, आई डू नॉट नो. मतलब
खुशी होंगे। अच्छा, हम उनको खुश करने के लिए आंसर नहीं दे रहे हैं। By adhering to my own morality, by adhering to my personal conscience, एक फैशन सा बन गया है कि जस्टिस डिलेड, उसके लिए जुडिशरी इज ओनली रेस्पॉन्सिबल। जस्टिस डिलेड के लिए ओनली जुडिशरी इज रेस्पॉन्सिबल, यह एक फैशन हो गया हर किसी का। आप देखिए जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ा है और जिस हिसाब से लिटिगेशन बढ़ा है, उस हिसाब से हमने नंबर ऑफ कोर्ट कितने बढ़ाए हैं, नंबर ऑफ जजेज कितने बढ़ाए हैं, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का कितना प्रयोग किया है। अगर डाटा कलेक्ट किया जाए तो जस्टिस मदन लोकुर, he said government is the biggest litigant. He suggested कि गवर्नमेंट एजेंसीज अगर एज पर लॉ काम करना शुरू कर दें तो जुडिशरी से बहुत सारे अनवांटेड केसेज का लोड कम किया, बर्डन कम किया जा सकता। देखेंगे कि सिचुएशन डिमांड्स फ्रीक्वेंट जुडिशियल इंटरवेंशन इनटू गवर्नमेंटल डिसीजंस। तो जो अब नाउ इट इज नॉट फेयर टू ब्लेम Only the judiciary, sir. only the judiciary. There may be a situational compulsion. We cannot pre-decide what is right or wrong. It has to be decided on the basis of the evidence. We cannot mortgage the evidence values and necessity of the evidence. We can never afford to mortgage utility of the Evidence Act. Can we mortgage the utility of the Evidence Act? Can we mortgage the utility of a procedure for holding the trial only for the sake of now? If तो अब ये सारे मतलब अभी तक तो A to Z हर कोई जुडिशरी को ही ब्लेम कर रहा है। आप जाके एक किसी जुडिशियल ऑफिसर का कॉज लिस्ट देखिए, कितने केसेज होते हैं। उस वर्किंग आवर में क्या उतने केसेज की सुनवाई हो सकती है? आप उनका रोस्टर देखिए, कितने है केसेज उनके पास। तो अगर आप चाहते हैं कि जस्टिस क्विकली हो तो सिर्फ एक्सपेडिशियस डिस्पोजल से ही सिर्फ एक्सपेडिशियस डिस्पोजल की जिम्मेवारी बांध देना और नंबर ऑफ कोर्ट, नंबर ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स को नहीं बढ़ाना। अगर आप नंबर ऑफ कोर्ट, नंबर ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे हम अचीव करेंगे? तो ये भी एक व्यू है, मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है कि इट इज नॉट फेयर टू ब्लेम जुडिशरी अलोन फॉर पेंडेंसी ऑफ द केसेस। अब जैसे अब जो हमने अगर पूछा जाए जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, तो ज्यादा नहीं बोलना है, डिबेट नहीं करना, ना टीचिंग करनी है। कहना कि आई थिंक इट मे नॉट बी फेयर टू ब्लेम ओनली द जुडिशरी। आपने बात वही सारी कह दी घुमा फिरा के। तो दिस इज द स्मार्टनेस ऑफ योर आंसर। और इट इज नॉट फेयर की जगह और भी पोलाइट टोन, इट मे नॉट बी प्रॉपर टू ब्लेम जुडिशरी, it may not be fair to blame judiciary alone.
अब माइंडसेट इस तरह का बन गया है ना, पब्लिक मोरालिटी इस तरह की बन गई है। वो फिल्म में आया था, अदालतों में इंसाफ नहीं होता, वहां तो तारीख मिलती है। हाँ, मतलब दिस इज द आउटकम ऑफ द पब्लिक मोरालिटी। व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? तो क्वेश्चन इज दिस कि आपका आंसर सही है या गलत, वो एक दूसरा पार्ट। आपका आंसर कितना लॉजिकल, कितना रीजनेबल है। रीजनेबिलिटी इज द एसेट ऑफ एवरी जुडिशियल ऑफिसर। हालांकि ये कहना रीजनेबिलिटी इज द एसेट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, किसको नहीं, बट ए जुडिशियल ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर रीजनेबल because he cannot pass order for his choice. Order has to be reasonable, justified. So highest degree of reasonability, highest degree of understanding, highest degree of logic is inherent into the office of a judicial officer. तो ऐसे सिचुएशन में आप फंस गए कभी, तो आपका आंसर लॉजिकल होना चाहिए, और आपके माइंड में यह भी होना चाहिए कि आपका आंसर उनको कैसा लगता है, कुछ अनुमान आपके पास भी। और ऐसे सिचुएशन में तो अब मुझे कुछ ज़्यादा नहीं आता, आई हैव वेरी लिटिल नॉलेज, तो मेरे को लगता है कि भाई बढ़िया आंसर तो भाई लॉजिक लीगल है, और बेहतरीन आंसर तो वही जो उनको पसंद आता है, तभी नंबर हम लोगों को मिलेंगे। तो टू कट इट शॉर्ट, चूंकि अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे कैंडिडेट के आ रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, आर्टिफिशियल। अच्छा, एक चीज और, रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस into justice delivery system। डिस्कस किया। हाँ, तो टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज प्रेफरेबली बेटर, इट सेव्स टाइम। तो वेरियस मीन्स के द्वारा एक्सरसाइज किया जा सकता है, वो शायद हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ये सारे टॉपिक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। हाँ, आपने 3 पॉइंट्स बताए। हाँ हाँ हाँ, क्या क्या वो पॉइंट्स हैं? केस रिसर्च में डॉट, हाँ 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 हाँ, तो चलिए वो हो गया। अब नाउ स्टैट्यू ऑफ जस्टिस। हाँ, तो पहले था एक आंखों ब्लाइंड फोल्डेड, अब नाउ विथ ओपन आई। तो तब इस तरह का क्वेश्चन कि भाई आप स्टैट्यू ऑफ जस्टिस पे आपका क्या व्यू है, तो आप वहां पे कीजिए कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया है, तो देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी पर्सनल व्यू। अगर आपसे इंसिस्ट करें कि आपका पर्सनल व्यू क्या होना चाहिए, तो आंसर पहले वाला भी बुरा नहीं था। अब नाउ, अब जो अब जैसे स्टैट्यू ऑफ जस्टिस टेकन फ्रॉम रोमन एम्पायर, जिसके एक हाथ में स्केल है और दूसरे हाथ में sword है। ब्लाइंड फोल्डेड बिकॉज इट इज फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल। लोगों को देख के फैसला नहीं सुनाना। तो विथ पैसेज ऑफ टाइम ब्लाइंड फोल्डेड was interpreted into the terms कानून अंधा है, तो इसलिए उसको हटा दिया गया। तराजू से ही फैसला होगा, संवैधानिक मूल्यों के आधार पर।
तो अब पूछा जाए कि स्टैचू ऑफ जस्टिस पुराना क्या था, तो पुराना वाला रोम से लिया गया था, एंड इट इज रिमाइंडर ऑफ कॉलोनियल पीरियड ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये तो रोम से आया था। और पुराने वाले में ब्लाइंड फोल्डेड। कलर क्या है स्टैचू ऑफ जस्टिस का? वाइट। और इट वाज अनवेल्ड बाय ऑनरेबल CJI। मुझे थोड़ा जोश आ गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे बोलने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन दैट वुड बी टू मच। बहुत अंदर से वो हो रहा है कि और बोलूं, लेकिन आई होप एंड बिलीव कि जो हमने चंद चीजें कही शॉर्ट में, अब वहाँ इतना बोलने का टाइम ही नहीं होता। और जो लोग आपका इंटरव्यू लेंगे, तो आप इंटरव्यू देने गए, तो अगर स्लिप ऑफ टंग भी हो गया ना, आपके लिए तो माइनर स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, लेकिन उनके लिए मेजर स्लिप ऑफ टंग हो। आपका माइनर स्लिप ऑफ टंग may be evaluated as major slip of tongue, affecting the marks you are given. तो एनीवे ये सेशन कंक्लूड होता है।